Good morning, students. गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर के बारे में और लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात की थी, है ना। लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स, इनके बारे में बात कर रहे थे। तो आपने देखा था कि 3 वेक्टर्स दिए गए हों वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं जब उनके कोफिशिएंट्स का, उनके कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो वो तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। डिटर्मिनेंट अगर कोफिशिएंट का या कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। 4 वेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, 4 वेक्टर्स A, B, C and D are always linearly dependent। 4 वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर मान लो आप 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, तो 3 डायमेंशनल स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो 3 होता है। तो इसका मतलब उस स्पेस में एट मोस्ट 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं। 4 वेक्टर्स का कोई भी सेट होगा वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, चाहे वो कैसे भी 4 वेक्टर्स हों 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो इस तरीके से 4 वेक्टर्स A, B, C, D का कोई भी सेट हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अच्छा, आप जानते हो कि 0 वेक्टर जो होता है वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो अगर कभी भी किसी भी सेट में, चाहे 3 वेक्टर्स का सेट हो, चाहे 2 वेक्टर्स का सेट हो, चाहे अकेला ही 0 वेक्टर हो, अगर किसी भी सेट में अगर 0 वेक्टर आ गया तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इसकी ज्योमेट्रिकली इनको हम लोग देख लें एक बार कि ज्योमेट्रिकली क्या समझेंगे। देखो, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हो तो स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 1 डायमेंशन का होता है, और जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशन का होता है। ठीक है, प्लेन का डायमेंशन 2 होता है, स्ट्रेट लाइन का डायमेंशन 1 होता है। जानते हो आप इस चीज को। तो इसी कारण से जैसे ही आप 2 वेक्टर की बात करते हो, तो 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर होंगे। वेक्टर 2 हैं, डायमेंशन 1 है, ठीक है। कोलिनियर इफ दे आर, या इफ एंड ओनली इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, 2 वेक्टर कोलिनियर होंगे इफ एंड ओनली इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ they are linearly dependent। तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो कोलिनियर होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे तो इसका मतलब कि वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, डायमेंशन 2 होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पाएंगे, और इस कारण से वो कोलिनियर नहीं होंगे। सो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो कोलिनियर होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे तो नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, और लीनियरली डिपेंडेंट या कोलिनिटी के लिए क्या कंडीशन बन गई? सो A and B are linearly dependent if there exists lambda belongs to R such that A बराबर लैम्डा इंटू बी, या B बराबर लैम्डा इंटू A, और B बराबर लैम्डा इंटू A। ठीक है, तो तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, A बराबर लैम्डा भी होगा। सो कोलिनियर होने के लिए भी क्या होगा?
या कोलिनियर होने के लिए, लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए सेम कंडीशन क्या हो गई, ए बराबर लैम्डा बी या बी बराबर लैम्डा ए, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हो। तीन वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ they are linearly dependent। तीन वेक्टर्स को प्लेनर कब होंगे, जब वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो तीन वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं जब तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि देखो तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब उसका डायमेंशन उन तीनों वेक्टर्स के जो सेट है उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट अधिक से अधिक दो हो सकते हैं, अधिक से अधिक दो हो सकता है एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, या अधिक से अधिक दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं। उसमें दो होंगे तो एक प्लेन बनाएंगे, और एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और बाकी दोनों उस पर डिपेंड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इसी कारण से स्ट्रेट लाइन भी प्लेन का ही एक पार्ट होता है। तो इसी कारण से तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो कोप्लेनर होते हैं, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो नॉन कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, सो कोप्लेनर की कंडीशन क्या है कि तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो। दैट इज, सो ए बी सी, तीन वेक्टर्स आप ले लो, ए बी सी आर linearly या coplanar if and only if, coplanar if and only if, तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे अगर, कब कोप्लेनर होंगे, अगर a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1 C2 C3 अगर ये डिटर्मिनांट जीरो हो जाए। अगर ये डिटर्मिनांट जीरो हो जाएगा, तभी तो आपने लास्ट क्लास में देखा था कि जब ये डिटर्मिनांट जीरो होता है तो तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, और लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब कोप्लेनर। तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं मतलब वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्योंकि तब उन तीन वेक्टर्स के सेट से आप अधिक से अधिक दो डायमेंशन वाला स्पेस बना सकते हो, एक प्लेन बना सकते हो। इसीलिए वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। आपको ये भी पता है कि अगर तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जिसे बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसीलिए आप ऐसे बोल सकते हो कि सो एंड if A and B are non-collinear vectors, A और B अगर non-collinear vectors हैं, then C can be expressed as a linear combination of A and B। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं जिसमें से दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं A और B, तो C को आप A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, क्योंकि अगर A और B नॉन कोलिनियर हैं तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इनसे ये दो डायमेंशन का एक स्पेस बनाओगे जो कि एक प्लेन होगा। तो A और B मिलकर एक प्लेन बना देंगे, और तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है मतलब जो तीसरा वेक्टर होगा वो इसी प्लेन में लाई करेगा। इसका मतलब तीसरे वेक्टर को आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओगे। समझ गए? और आप कह सकते हो और देयर एग्जिस्ट लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू R such that C बराबर लैम्डा A प्लस म्यू बी, C बराबर लैम्डा A प्लस म्यू बी। आप तीसरे वेक्टर को इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो अगर तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हों, ठीक है, जिसमें से A और B लीनियरली इंडिपेंडेंट हो।
तो तीसरे वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप हमेशा लिख सकते हो। आप देख सकते हो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप तीन वेक्टर्स का कोई भी कलेक्शन ले लो जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हो। जैसे लेट a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, b इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड c बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, 5a कैप 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब ये तीन वेक्टर्स का कलेक्शन है, ठीक है। क्या ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर हैं? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो कोप्लेनर होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो नॉन कोप्लेनर होंगे। तो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर हैं, चेक करने के लिए आप क्या देख सकते हो? तो देखो आसान तरीका क्या है, आपको कैसे देखना है, तो आप सीधे इनके कोफिशिएंट्स का, कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4, 1 माइनस 2 3 एंड 5 4 माइनस 4, ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल लो। इनका डिटर्मिनेंट देखो क्या है, इनका डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 4 8 हो गया, माइनस 3 इंटू 4 12 हो गया, प्लस 3 इंटू 5 15 हो गया, माइनस माइनस 1 इंटू 4 4 हो गया, प्लस माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 5 2 10 हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 15 प्लस 4 19 इंटू 3 57 एंड माइनस 10 40 इंटू 4 14 इंटू 4 14 4 ज कितना होता है, 14 4 ज 52 नहीं 56, 14 4 ज 56, ऐसा ही हुआ ना। 2 इंटू ये 8 माइनस 12 इतना हो गया, प्लस 3 इंटू 15 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10, तो कितना हो गया, माइनस 7, ऐसा ही हुआ। माइनस 7 आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा सी वाले वेक्टर में यहाँ पे -4 नहीं है, -5 लिखा हुआ है। यहाँ पे -4 मैंने लिख दिया इसलिए 7 आ रहा है, क्योंकि मैंने तो लीनियरली डिपेंडेंट सोचा था। तो 2 इंटू यहाँ पे -5 है, सो -5 लिख लो। सो 2 इंटू यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 माइनस 12, 3 इंटू 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 एंड -4 वाले में तो कुछ चेंज होगा नहीं, सो -2 इंटू 2 होता है -4 एंड 20 इंटू 3 होता है 60, सो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल देना चाह रहा था वो मैं लीनियरली डिपेंडेंट बनाया था मैंने एग्जाम्पल, तो डिटर्मिनेंट तो 0 आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो समझ गए, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स का के कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। सो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इसीलिए ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट है। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज
ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। अगर तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। अब देखो ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट हैं? दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब एक को दूसरे के मल्टीपल स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सके। नाउ ए एंड बी को देखो। नाउ ए बराबर क्या है? ए बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड बी बराबर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। देन आप इनके कोफिशिएंट देखो, ये 2 के मल्टीपल में है, देन 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/-2 इज नॉट इक्वल टू -4/3, देयरफॉर a एंड b आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये नॉन कोलीनियर। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब नॉन कोलीनियर। भाई अगर इनके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम नहीं है तो लैम्डा आपको मिलेगा नहीं कोई एक, तो इसीलिए नॉन कोलीनियर। ये दोनों वेक्टर्स कोलीनियर वेक्टर्स नहीं है, नॉन कोलीनियर वेक्टर्स। और अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, नॉन कोलीनियर हैं, तो फिर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप तीसरे को लिख सकते हो। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, एंड सो सी को आप लिख सकते हो लैम्डा ए प्लस म्यू बी। सी को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। सी को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो का मतलब क्या है? आप देखो क्या कोई ऐसा है जिससे आप लिख सकते हो? सी बराबर क्या है? सी बराबर है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बराबर लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू इंटू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप बराबर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस म्यू i कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू j कैप प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू k कैप। इक्वेट कर दो दोनों साइड। सो 2 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 5, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर 4, एंड 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 5। तीनों को इक्वेट कर दिया। सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? इसका मतलब लैम्डा बराबर 2, म्यू बराबर 1। देख लो, 4 + 1 5, 6 - 2 4, एंड 8 - 3 5। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपको लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। अगर ये कोलिनियर नहीं, कोप्लेनर नहीं होते तो ऐसा लैम्डा और म्यू मिल ही नहीं सकता था। मतलब 2 से तो आपको लैम्डा म्यू मिल जाता, जो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन हो जाता और ऐसा लैम्डा और म्यू नहीं मिल पाते। यहाँ मिल गए, इसीलिए सी बराबर 2 × ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसलिए ये तीनों कोप्लेनर हो गए। तो ये इस पूरी थ्योरी को आप इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि तीन वेक्टर्स अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो आप कुछ भी कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 5 की जगह 4 डाल देता, 5 की जगह मैं 4 रख देता, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट -7 आ रहा था, और जब डिटर्मिनेंट -7 आ रहा था तो नॉन जीरो आने का मतलब ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, नॉन कोप्लेनर हो गए। और जैसे ही तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हुए, तो आपके पास ऐसा लैम्डा और म्यू मिल ही नहीं सकता जिसमें सी बराबर लैम्डा ए प्लस म्यू भी लिख पाओ। ठीक है, ऐसा लैम्डा और म्यू मिल ही नहीं सकता कि आप सी बराबर ये लिख पाओ। ठीक है बच्चों, समझ गए? लिख लिया आप लोगों ने इसे?
सर ऑडियो नहीं आ रही है। अच्छा, पहले का है। ठीक है, तो अब आप इधर देख सकते हो कि अगर इस 5 की जगह अगर आप 4 कर दो और फिर इन सारी चीज़ों को देखो, ठीक है, तो जैसे ही आप इस 5 की जगह 4 करते हो तो डिटर्मिनेंट क्या आया था, -7 नॉट इक्वल टू 0। फिर इसको हटा दो, 5 की जगह 4 करोगे तो डिटर्मिनेंट -7 आया था, आपने देखा था। तो -7 आया, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0, इससे ये ए बी सी क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये एक प्लेन में आ ही नहीं सकते तीनों वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनाएंगे, किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में कैसे आ पाएंगे। तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, दो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं ही। अब आप सी को कुछ भी कर लो, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ऐसे ही लिखोगे सी बराबर लैम्डा ए प्लस म्यू बी, यहाँ पे -4 हो गया, बस -4 हो गया तो सब कुछ तो एज इट ही चलेगा, बस यहाँ पर इक्वेशन में 4 आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों को सॉल्व करके आपको यूनिक सॉल्यूशन मिला 2 और 1, जो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, इन दोनों से आपको मिला, इन दोनों को सॉल्व करके आपको मिला लैम्डा बराबर 2 म्यू बराबर 1। बट ये थर्ड वाले इक्वेशन को 4 × 2 - 3 × 1 बराबर 8 - 3 5 नॉट इक्वल टू 4। तो थर्ड वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ऐसा कोई लैम्डा और म्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके लिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाए। बात समझ में आई। तो अगर जैसे ही ये नॉन कोप्लेनर होंगे तो आप इनके तीसरे वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही नहीं सकते। तो ये डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट है कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का। ठीक है, जो बिल्कुल ही वेक्टर जो है, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा जो है, ये बेसिकली इसका जनरलाइजेशन ही लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस है। अब देख ही रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं से आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो समझ गए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, कोप्लेनर होंगे तो आप लिख पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हुआ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। सब्ट्रैक्शन का कोई बड़ा रोल होता नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एडिशन का ही एक स्पेशल केस है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पहले आप समझ लो कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को उसके -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, देन -a बराबर -a1 i कैप माइनस a2 j कैप माइनस a3 k कैप is a vector having same magnitude as a वेक्टर। जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही -a वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि जैसे आपने -a किया तो कंपोनेंट्स में आगे माइनस हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो -a का स्क्वायर -a1 का स्क्वायर भी a1 स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होगा, बट डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, a बट ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसा ही होगा -a वेक्टर, तो a वेक्टर का नेगेटिव -a वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका a वेक्टर ऐसा है, a वेक्टर ऐसा है,
तो माइनस ए वेक्टर उतनी ही लंबाई का वेक्टर होगा, ठीक है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, लंबाई मैग्नीट्यूड उतनी ही है, ठीक है। अब नाउ ए माइनस बी, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस वन इंटू बी। लीनियर कॉम्बिनेशन ही है एक तरीके का, ए वेक्टर प्लस माइनस वन इंटू बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, जो बी वेक्टर का नेगेटिव है। और कंपोनेंट वाइज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए वन माइनस बी वन आई कैप, क्योंकि देख लो माइनस बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर के सभी कंपोनेंट्स के आगे माइनस लग गया। सो ए वन माइनस बी वन आई कैप प्लस ए टू माइनस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप, ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप। तो ये हो गया दो वेक्टर्स का डिफरेंस। दो वेक्टर्स का डिफरेंस आप इस तरीके से निकालते हो। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को अलग अलग तरीके दिए गए हैं। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा, जो रिजल्ट होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सो लेट A vector and B vector be two vectors. The scalar product of A and B is a scalar, ठीक है। नाम से ही स्केलर, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं इसके नोटेशन के कारण। इज अ स्केलर ए डॉट बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, या मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। आपको मैंने शुरू में लिखवाया था कि मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ ए का मतलब ए है, मॉड ऑफ बी का मतलब बी है। सो ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा is the least angle between A vector and B vector, A vector and B vector। लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल का मतलब जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर एक ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में दो एंगल हैं, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, एक थीटा है, एक 2 पाई माइनस थीटा है। दोनों में जो छोटा होगा वही हम लोग चुनते हैं, ए एंड बी। सो थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू, या थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक जा सकती है, क्योंकि थीटा और 2 पाई माइनस थीटा में से जो भी छोटा होगा वो मैक्सिमम पाई तक जाएगा, इसीलिए थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो ये डेफिनेशन होता है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन होता है। अब इस कॉस थीटा से, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इस कॉस थीटा के रेंज से हम लोग ए डॉट बी के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है, इनके रेंज के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है, जिनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज सबसे पहला पॉइंट तो ये है
सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। और आप जानते हो कि सिंस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। थीटा अगर 0 से पाई तक जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। दिस इम्प्लाइज माइनस ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इनइक्वलिटी को तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू ए बी। तो माइनस ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ए बी। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो रेंज होता है वो हमेशा माइनस ए बी से ए बी के बीच में होता है। ना इससे बड़ा हो सकता है, ना ए बी से बड़ा हो सकता है, और ना ही माइनस ए बी से छोटा हो सकता है। इनका रेंज हमेशा इन दोनों के बीच में होता है। समझ में आई बात? देखो ये अभी हम लोग पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं बस बेसिक पॉइंट्स बताकर आगे बढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल्स और ये चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। जहाँ से सिलेबस का पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, आज ख़त्म हो जाए ये या कल ख़त्म हो जाए, जहाँ से भी ये सिलेबस का पार्ट कल या परसों से स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग डिटेल में उनके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करते चलेंगे। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बिना आगे सिलेबस का काम भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती रहती है ना। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनको यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। तो पहले क्या होते हैं एक बार रिवाइज करना जरूरी है ना। तो मैं इनको डेफिनेशन और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताता चल रहा हूँ। सो माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ए बी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, आपको पता है कि जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होती है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और थीटा की वैल्यू जब π/2 से पाई के बीच में होती है तो कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो इससे आप कह सकते हो कि इफ ए डॉट बी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि angle between A and B is acute angle. Between A and B is acute angle. 0 से π/2 के बीच में होगा, न्यून कोण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अगर A डॉट बी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि A और B जो हैं, जो मैग्नीट्यूड है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। सो कॉस थीटा पॉजिटिव होना, ये डॉट बी के पॉजिटिव होने का मतलब है कॉस थीटा का पॉजिटिव होना। और कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है 0 से पाई के बीच में? जब थीटा 0 से π/2 के बीच में हो। तो ये और थीटा 0 से π/2 के बीच में हो मतलब एंगल अक्यूट एंगल हो। और कॉस थीटा नेगेटिव, ए डॉट बी नेगेटिव होगा मतलब कॉस थीटा नेगेटिव होगा अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण हो। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण हो इनके बीच में। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में अधिक कोण हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तो ए डॉट बी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और 0 कब होता है? इफ ए डॉट बी बराबर 0, तो इसका मतलब 0 कब होगा? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 कब होगा? तो एंगल बिटवीन, या ऐसे लिख लो कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर्स। सिंबल में लिख लो, ए डॉट बी 0 हो गया तो ए बी के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बट इस चीज का ध्यान रखना कि प्रोवाइडेड ए 0 ना हो और बी 0 ना हो, ठीक है। अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट वैसे ही 0 हो जाएगा, और तब जब 0 वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, तो परपेंडिकुलर होगा कैसे बोलोगे? तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो,
तब ए डॉट बी बराबर 0 होने का मतलब है कि ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, सो ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए हो जाएगा या मॉड ऑफ ए हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा और कॉस 0 हो जाएगा। ऐसा ही तो हो जाएगा। जब दोनों वेक्टर ही सेम है तो उनका डायरेक्शन तो सेम होगा ही, और जब उनका डायरेक्शन सेम होगा तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस कारण से cos 0 बराबर 1 होता है। सो ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। सो आपने यहाँ से देखा कि भाई ए डॉट बी का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस ए बी से ए बी तक। आपने देखा ए डॉट बी कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब 0 होता है। और ए डॉट ए की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी कब होगी, जब थीटा बराबर 0 हो, और मिनिमम वैल्यू माइनस ए बी कब होगी, जब थीटा बराबर पाई हो। जब कॉस थीटा बराबर -1 होगा मतलब थीटा बराबर पाई होगा तो मिनिमम वैल्यू माइनस ए बी, और जब थीटा बराबर 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ए बी मिलेगी। ऐसा ही है, ये सारे पॉइंट्स आप इनसे देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं, दो चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आप देख सकते हो, फोर्थ पॉइंट पे, कि आई कैप डॉट आई कैप जो आपके स्टैंडर्ड वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों भी तो सेम वेक्टर्स हैं। सो आई कैप डॉट आई कैप बराबर मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है सो इसका स्क्वायर 1 होगा। आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, दोनों यूनिट वेक्टर्स थे तो मॉड उसका 1 होगा। ठीक है, सो आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1, और दूसरी तरफ आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0, जे कैप डॉट के कैप बराबर 0, के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। ये सब क्यों हुए, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो जब ये आइडेंटिकल होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 है, और अलग अलग हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ए और बी के बीच का एंगल वही होता है जो बी और ए के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अगर एक को आप थीटा और दूसरे को माइनस थीटा भी बोलो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। सो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। उसके बाद ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी।
ए डॉट बी प्लस सी बराबर, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आप इसे ऐसे देख सकते हो। उसके बाद ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, कोई स्केलर ले लो m इंटू ए डॉट बी, तो m इंटू ए डॉट बी में जो स्केलर m है, आप चाहो तो उसे पहले वाले वेक्टर a के साथ भी रख सकते हो, m a डॉट b भी बोल सकते हो, या a डॉट m b भी बोल सकते हो। स्केलर को आप दोनों में से जिस वेक्टर के साथ रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हो गई इनकी, है ना। अच्छा, उसके बाद 7th पॉइंट है कि अब अगर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप हो, एंड b वेक्टर बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो। a वेक्टर बराबर इतना हो गया, b वेक्टर बराबर इतना हो गया, उनको कंपोनेंट वाइज लिख दिया। देन a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट b बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं, a वेक्टर बराबर इतना है, b वेक्टर बराबर इतना है, तो a डॉट b बराबर इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसके फर्स्ट कंपोनेंट का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो a1 b1 i कैप डॉट i कैप 1, a1 b2 i कैप डॉट j कैप 0, a1 b3 i कैप डॉट k कैप 0। तो एक ही टर्म मिला a1 b1 इंटू 1। फिर सेकेंड वाले कंपोनेंट का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो a2 b1 j कैप डॉट i कैप 0, a2 b2 j कैप डॉट j कैप 1, a2 b3 j कैप डॉट k कैप 0। तो a2 b2 मिला, और इसी तरीके से थर्ड वाले से a3 b3 मिलेगा। तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो जब भी कंपोनेंट वाइज दिया हुआ हो तो डॉट प्रोडक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b is थीटा बराबर कॉस इनवर्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स a डॉट b अपॉन ए बी, मतलब मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। यही होता है ना, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा। जब a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b हो जाएगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई a डॉट b का भी फॉर्मूला कंपोनेंट वाइज आप जानते हो, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b का भी फॉर्मूला आप कंपोनेंट वाइज जानते हो। देयरफॉर थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है जिससे कि आप निकाल सकते हो कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। इस फॉर्मूले से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। समझ गए? इस फॉर्मूले से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसका रोल आगे भी आपको देखने को मिलेगा अपने सिलेबस के अंदर। ओके, अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसका फॉर्मूला देख लिया, है ना। अब इनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, इनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन। तो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट को हम लोग प्रोजेक्शन से समझते हैं। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं,
है ना, जो शैडो बनता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, जो शैडो बनता है, जो प्रोजेक्शन होता है। सो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A in the direction of a vector B is A vector dot B cap। A vector dot B cap, एक वेक्टर A का दूसरे वेक्टर B के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता है वो A डॉट B कैप होता है। ठीक है, क्योंकि देख लो ये एक वेक्टर है, मान लो B वेक्टर, और ये वेक्टर है A वेक्टर। अब A वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो जो इसका जो प्रोजेक्शन B पर आपको दिखेगा वो प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये प्रोजेक्शन है। बी वेक्टर की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, बी वेक्टर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, ये मॉड ऑफ बी है। ये बी वेक्टर की लंबाई है, ये मॉड ऑफ बी है, वहाँ से लेकर वहाँ तक, है ना, ये मॉड ऑफ बी है और ये प्रोजेक्शन है। मान लो इसको अगर आप यूनिट्स में डिवाइड करो तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना था, तो इसमें बेसिकली प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, यही प्रोजेक्शन होगा। सो यूनिट वेक्टर देखो, तो अगर इनको यूनिट वेक्टर में डिवाइड करो तो डायरेक्शन तो आपको बस इतना ही मिलेगा, ये डायरेक्शन बस देखना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा बी कैप, यूनिट वेक्टर होगा बी कैप। अब इस वेक्टर का इस वेक्टर के डायरेक्शन में इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, आपने बेसिक ट्रिगोमेट्री पढ़ा है, इसकी लंबाई है a, ये एंगल है थीटा, तो बेस की लंबाई क्या होगी, a cos थीटा, बेस की लंबाई हो जाएगी a cos थीटा, ऐसा ही होगा। ठीक है, सो प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू a cos थीटा, जहाँ थीटा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसको आप बोल सकते हो ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, बराबर ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो जो प्रोजेक्शन होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है वो तो पूरा वेक्टर होगा, जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसका सिर्फ डायरेक्शन लेंगे, उसका डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। सो ए वेक्टर डॉट बी कैप हो गया, है ना, ए वेक्टर डॉट बी कैप। सो ये 9th पॉइंट हो गया, ये इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इसीलिए आप देख सकते हो ए वेक्टर डॉट आई कैप बराबर A1, ए वेक्टर डॉट आई कैप बराबर A1। सो जो ए वेक्टर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है, वो उस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट जे कैप बराबर A2, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन A2 होगा, एंड ए वेक्टर डॉट के कैप बराबर A3। इसीलिए जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग प्रोजेक्शन के नाम से भी बुलाते हैं, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज A1। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस इज A2। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हो ए वेक्टर डॉट आई कैप, तो ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या होता है, ए वेक्टर डॉट आई कैप का मतलब होता है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप। अब देख लो आई कैप डॉट आई कैप बराबर A1, जे कैप डॉट आई कैप बराबर 0, के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। तो बस एक ही तो रह गया ना, A1 इंटू आई कैप डॉट आई कैप, बाकी दोनों टर्म तो 0 हो गए। तो देख सकते हो ए वेक्टर डॉट आई कैप बराबर A1 होता है। इसीलिए हम लोग ऐसे भी कहते हैं, ए वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट आई कैप
plus A vector dot j cap plus A vector dot k cap, or you can say summation A vector dot I cap. ए वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं ए वेक्टर डॉट आई कैप, क्योंकि ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या होता है, ए वन आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन ए वेक्टर डॉट आई कैप. ये समेशन 3 कंपोनेंट्स पर मूव करता है, एक आई कैप, एक जे कैप, एक के कैप. तो इसीलिए जब आई कैप की जगह जे कैप आ जाएगा दूसरे वाले टर्म में, और तीसरे वाले टर्म में के कैप आ जाएगा. ठीक है, सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप. समझ में आ गई ये बात. ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ, जो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है. मिटा दूं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं. यस, ओके. तो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में बातें होंगी. ठीक है, डायरेक्ट इन पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इनका यूज आगे हम लोगों को करना होगा, इसलिए मैं बेसिक फॉर्मूले बताकर आगे बढ़ रहा हूं. दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B, the vector product of two vectors A and B is a vector A cross B. दो वेक्टर्स A और B का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है A क्रॉस B, विच इज़ डिफाइंड एज, तभी इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है. ऑपरेशन क्रॉस का है, इसलिए इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. which is defined as इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, which is defined as A cross B is equal to AB sin theta n cap. AB sin theta n cap. ठीक है, AB sin theta n cap. where theta is the least angle between A vector and B vector. Theta is the least angle between A vector and B vector. So थीटा हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा. थीटा हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा. थीटा 0 से पाई के बीच में होगा. एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both A and B. And n cap is the unit vector perpendicular to both A and B using right thumb rule.
राइट थंब रूल को यूज करता हुआ ये ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता है। अब समझो इस चीज को आप कि जैसे देखो एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया। अब जो ए क्रॉस बी होता है वो ऐसा कोई वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। ये तो बोर्ड पे मुझे ऐसा दिखाना पड़ रहा है बट वो ऐसा होगा। ठीक है, वो जो ए क्रॉस बी है वो ऐसा वेक्टर होगा। ठीक है, वो ऐसा होगा, उसको बोर्ड पे जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, बट है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का मतलब है ए और बी से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि और राइट थंब रूल का मतलब क्या हुआ। ये एंगल इनके बीच का एंगल थीटा है। अब राइट थंब रूल का मतलब ये होता है कि जब जहाँ पे दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, जो इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, वहाँ पर अपने राइट हैंड की हथेली को, पाम को रखो इस तरीके से कि ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट इस ज्वाइंट से मैच करना चाहिए और फर्स्ट वेक्टर के अलोंग आपकी हथेली होनी चाहिए। फिर उन अपनी हथेली की 4 उंगलियों को सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में मोड़ो। सेकेंड वेक्टर की डायरेक्शन में टर्न करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपके राइट हैंड का थंब होता है, जो आपका राइट थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन एन कैप का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो एक वेक्टर ऐसा भी हो सकता है और एक वेक्टर बोर्ड के उस साइड भी जा सकता है। तो दोनों में से कौन से वेक्टर को लेना है, इसके लिए राइट थंब रूल यूज करते हैं। राइट थंब रूल में जब आप एक वेक्टर के अलोंग, पहले वाले वेक्टर के अलोंग अपनी हथेली को रखते हो और दूसरे वाले वेक्टर के अलोंग 4 उंगलियों को मोड़ते हो, तो जो राइट थंब का डायरेक्शन होता है वही एन कैप का डायरेक्शन होता है। आप खुद देख सकते हो कि जब b क्रॉस a की बात करोगे तो पहला वेक्टर b वेक्टर हो जाएगा। देखो एंगल तो b और a के बीच में भी वही होगा जो a और b के बीच में होगा, तो इसीलिए एंगल तो थीटा का थीटा ही रहेगा। बट राइट थंब रूल b क्रॉस a के केस में क्या होगा, पहला वेक्टर b वेक्टर हो जाएगा। अब ऐसे रखकर आप ऐसे तो नहीं मोड़ सकते ना, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मोड़ना है, तो इसलिए ऐसे रखना पड़ेगा और उसके बाद इसके डायरेक्शन में ऐसे मोड़ना पड़ेगा। तो उस केस में थंब का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अरे ये बात समझ में? नहीं तो आप कॉपी पे बनाकर देख सकते हो। बी वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली को ऐसे रखोगे और 4 उंगलियों को इस वेक्टर के ए वेक्टर की डायरेक्शन में मोड़ोगे तो थंब का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा, मतलब जस्ट ऑपोजिट, एन कैप के जस्ट ऑपोजिट, इसलिए आगे माइनस आ जाता है। समझ गए? इसीलिए b क्रॉस a बराबर माइनस a क्रॉस b हो जाता है, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड बदलने वाला है ना बीच का एंगल बदलने वाला है, सिर्फ n कैप का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इसीलिए एक b क्रॉस a बराबर माइनस ऑफ a क्रॉस b हो जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑपरेटर को एंटाई कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटाई कॉम्यूटेटिव। एक b क्रॉस a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। समझ गए? b क्रॉस a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। तो ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में जा रही है और 0 से पाई के बीच में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है। 0 और पाई पर इसकी वैल्यू 0 होती है, बीच में हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है। इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होता है इसका, इसीलिए a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ठीक है, a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता।
ठीक है, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा। बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये भी नेगेटिव नहीं होगा। और साइन थीटा तो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट जीरो से पाई के बीच में साइन थीटा भी कभी नेगेटिव नहीं होता। इस कारण से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एंड विच इज सेम एज मॉड ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, बट इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। बट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ B cross A is opposite to the direction of A cross B। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, इसीलिए B क्रॉस A बराबर माइनस ऑफ A क्रॉस B। बी क्रॉस ए को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ए क्रॉस बी को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बी क्रॉस ए मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड बी क्रॉस ए आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स भले ही इक्वल ना हो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और इस कारण से एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। और आपको पता है ना, बी बराबर अगर लैम्डा इंटू ए आ जाए तो ए और बी कोलिनियर होते हैं। यहाँ पर लैम्डा बराबर -1 है, तो इस कारण से ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स। फिर इनके मैग्नीट्यूड की आप बात करो तो भाई 0 से पाई के बीच में यहाँ पर जो साइन थीटा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू -पाई से पाई या 0 से 2 पाई नहीं है, थीटा की वैल्यू बस 0 से पाई तक है। तो 0 से पाई के बीच में साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक ही जाती है। ठीक है, सो सिंस यहाँ पर थीटा जो है 0 से पाई के बीच में है, तो इसका मतलब साइन थीटा जो होगा वो 0 से 1 तक जाएगा, बीच में π/2 पर 1 होगा, फिर घटता हुआ 0 तक आ जाएगा। 0 से बढ़ता हुआ 1 तक जाएगा, π/2 पर 1 होगा, फिर घटता हुआ वापस 0 पे आ जाएगा। तो इसीलिए साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। और इससे आप कह सकते हो कि जो 0 इज लेस देन इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए बी। सो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू 0 से ए बी तक जाती है। ठीक है, डॉट की तरह ये स्केलर तो है नहीं कि ए डॉट बी सीधा सीधा बोल दें। ये तो ए क्रॉस बी लिखोगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर को कैसे कंपेयर करोगे? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्शन को कैसे कंपेयर करो कि ये डायरेक्शन बड़ी है, ये डायरेक्शन छोटी है? डायरेक्शन में तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो इस कारण से आप इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो। ए डॉट बी स्केलर हो गया था इसलिए वहाँ पर ए डॉट बी ही रख दिया सीधा, यहाँ पर ए क्रॉस बी का मॉड रखा, तो वो 0 और ए बी के बीच में होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 0 और ए बी के बीच में होगा। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू ए बी। ए बी कब होगा? जब थीटा बराबर π/2 होगा। तो इसीलिए पहला ए क्रॉस बी बराबर 0, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर if and only if A and B are कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियरिटी चेक करने का एक और तरीका हो गया कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है कि नहीं है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो दोनों कोलिनियर होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब है कि उनके बीच का एंगल या तो 0 होगा, साइन थीटा 0 हो गया, क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, अगर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी में से कोई एक 0 हो गया तब तो फिर 0 वेक्टर का डायरेक्शन डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। सो अगर
ठीक है। सो ए और बी जीरो वेक्टर नहीं है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या होगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। ए और बी जीरो नहीं है तो साइन थीटा जीरो होने का मतलब है कि थीटा या तो जीरो होगा या फिर पाई होगा। थीटा जीरो होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, थीटा पाई होगा तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब दोनों केसेज में रहेंगे तो कोलिनियर ही। अच्छा, रही बात कि अगर जीरो वेक्टर हो गया तो क्या हो गया, तो अगर एक वेक्टर जीरो वेक्टर भी हो जाए तो जीरो वेक्टर इज कोलिनियर विथ एवरी वेक्टर। तो इसीलिए अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर भी हो जाए तब भी वो कोलिनियर ही होंगे, तब भी कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए जब भी ए क्रॉस बी बराबर जीरो वेक्टर होगा, ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ए क्रॉस बी जीरो नहीं है तो वो कोलिनियर वेक्टर्स नहीं होंगे। तो इसीलिए इफ एंड ओनली इफ हो गया। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ हो गया। ए क्रॉस बी जीरो नहीं है मतलब साइन थीटा की वैल्यू ना तो जीरो होगी ना पाई होगी, इसका मतलब इसके अलावा जीरो से पाई के बीच में कुछ भी होगी, ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसीलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कोलिनियर। एंड मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए बी, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए बी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, थर्ड पॉइंट में ये तो सेकंड पॉइंट हुआ इनके मैग्नीट्यूड को लेकर, इनके रेंज को लेकर। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि भाई अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो इस हिसाब से ए क्रॉस ए का तो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो वेक्टर ही होगा। ए क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो वेक्टर होगा, ऐसा ही होगा। ए क्रॉस ए, क्योंकि दोनों ही तो सेम वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा और साइन जीरो बराबर जीरो होता है ना। तो इसीलिए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। इसीलिए पहला आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर जीरो, के कैप क्रॉस के कैप बराबर जीरो, है ना। आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर जीरो, के कैप क्रॉस के कैप बराबर जीरो। सेकेंड, आई कैप डॉट जे कैप बराबर, इस कारण से आई कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप, जे कैप डॉट के कैप बराबर आई कैप एंड के कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप। देखो, अगर आप देखोगे तो जो अपना जो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम होता है वो राइट हैंडेड सिस्टम होता है। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब अगर आप ऐसे देखो, ये एक्स एक्सिस है तो उसके लेफ्ट में, मतलब सॉरी इधर से देखोगे तो ऐसे मोड़ोगे तो राइट में आपको वाई एक्सिस मिलेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और उसके राइट में अब इधर आपको जेड एक्सिस मिलेगा। ठीक है, ये इस टाइप का आपको जेड एक्सिस मिलेगा। तो जब भी एक तरफ रखकर दूसरी तरफ मोड़ोगे तो डायरेक्शन जो होगा हमेशा ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, पॉजिटिव जेड एक्सिस का। तो ये जो सिस्टम है ये राइट हैंडेड सिस्टम कहलाता है। और इसमें आप देखोगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो इसीलिए जो राइट थंब रूल को फॉलो करने वाला मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और इस कारण से आई कैप डॉट जे कैप
ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप का डायरेक्शन है, ये जे कैप का है, ये के कैप का है। सो आई कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप, क्योंकि ये वही राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करता है। जे कैप डॉट के कैप बराबर आई कैप, के कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप। ठीक है, अगर ऐसा होता कि भाई ये वाला एक्स एक्सिस होता और ये वाला वाई एक्सिस होता और ये वाला जेड एक्सिस होता, तो आपको एक्स से वाई में इधर जाना पड़ता और तब ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होता, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता। बट ऐसा तो होता नहीं है। आप जब भी कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम देखोगे, चाहे कहीं पर एक्स यहाँ पे रखते हैं, कभी एक्स यहाँ पर रखते हैं, कहीं पर भी रखोगे उसके उस साइड में आपको वाई दिखेगा। अगर एक्स यहाँ रखा है तो इसके इस साइड में आपको वाई दिखेगा, एक्स यहाँ रखा है तो इसके इस साइड में आपको वाई दिखेगा। ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वाई दिखेगा अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम में। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग जाते हैं तब वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए आई कैप डॉट नहीं क्रॉस, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। डॉट नहीं क्रॉस, क्रॉस की बात हो रही है। ठीक है, तो समझ गए। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस जो स्टैंडर्ड अपने यूनिट वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज में जैसे आपने ये तो देखा ही कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए क्रॉस बी प्लस सी करोगे तो आपको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ही मिलेगा। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ही मिलेगा। है ना। अगर किसी स्केलर को लेकर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, m इंटू ए क्रॉस बी करोगे तो आप इस स्केलर को इन दोनों वेक्टर में से जिससे चाहो उससे प्रोडक्ट करवा सकते हो। m ए क्रॉस बी कर सकते हो या a क्रॉस एम बी कर सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कि स्केलर को दोनों वेक्टर्स में से किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा सकते हैं या डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हैं। दोनों सेम टाइप के ही फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूले सेम टाइप के ही थे। आगे ये बात समझ में आपके। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर के साथ इनका क्रॉस प्रोडक्ट या किसी भी स्केलर के साथ इन्हें रख सकते हो। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इफ ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हो एंड b वेक्टर बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो, देन a क्रॉस b बराबर हो जाता है a क्रॉस b बराबर a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप प्लस a3 b1 माइनस a1 b3 जे कैप प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 के कैप।
आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इससे आप कंपोनेंट वाइज क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा। सो पहला टर्म तो जीरो हो गया। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है। सो A1 B2 के कैप, देखो A1 B2 के कैप। फिर उसके बाद फर्स्ट का थर्ड के साथ करोगे, आई कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस जे कैप होता है। सो माइनस A1 B3 जे कैप, देख लो माइनस A1 B3 जे कैप। उसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप। सो माइनस A2 B1 माइनस A2 B1 के कैप हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो गया। A2 B3 जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप होता है। सो A2 B3 आई कैप हो गया। एंड थर्ड कंपोनेंट का आई कैप के साथ करोगे तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप होता है। सो A3 B1 जे कैप, A3 B1 जे कैप। A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस आई कैप होता है। सो माइनस A3 B2 आई कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप जीरो होता है। तो इस तरह से 9 में से 3 हट गए और 6 टर्म्स रह गए, जिनको कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया। और आप अगर इसे देखोगे तो आप इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। जब आप इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3, समझ गए? A1 A2 A3 B1 B2 B3। आप देख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग A क्रॉस B को ऐसे पढ़ रखा होगा, हम लोग सबने पढ़ रखा होगा, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट है कि आपने देखा था कि जो एन कैप है ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो एन कैप का 6th का फर्स्ट पार्ट ऐसे समझो कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू every vector in the plane of A cross B is perpendicular to every vector in the plane of A and B. A और B के प्लेन के हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है A क्रॉस B, ठीक है। सिर्फ A और B के ही परपेंडिकुलर नहीं होता, A और B के प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होते हैं उन सब के परपेंडिकुलर होता है A क्रॉस B, समझ गए? A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ A एंड B। रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इफ x कोई वेक्टर है, x इज अ वेक्टर in the plane of A and B। अब अगर x कोई वेक्टर है जो A और B के प्लेन में है, x इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ A एंड B, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर x कोई वेक्टर है जो A और B के प्लेन में है, इसका मतलब ये हुआ कि देन x वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू बी। ये तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे, और कोप्लेनर हो जाएंगे तो x को आप a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओगे, x बराबर लैम्डा a प्लस म्यू बी, ऐसे लिख सकते हो। जब x बराबर लैम्डा a प्लस म्यू बी हो गया, ये तीनों कोप्लेनर हो गए, इस कारण से ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे ही x बराबर लैम्डा a प्लस म्यू बी हो गया, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि A क्रॉस B A और B के x के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं चेक करने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो अपना काम हो जाए। तो यहाँ पर देख लो, नाउ
x डॉट a क्रॉस b चेक करते हैं कि x डॉट a क्रॉस b बराबर क्या होता है। तो नाउ x डॉट a क्रॉस b बराबर लैम्डा a प्लस म्यू b डॉट a क्रॉस b। और आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सो अलग अलग कर देंगे। लैम्डा a डॉट a क्रॉस b, अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा तो a डॉट a क्रॉस b बराबर 0 होता है, या ऐसे भी आप जानते हो, ठीक है, प्लस म्यू इंटू b डॉट a क्रॉस b। अब स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि भाई ये तो हम लोग पहले ही डेफिनेशन में जानते हैं कि जो a क्रॉस b होता है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो दिस इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 0 प्लस म्यू इंटू 0 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, क्योंकि a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो a क्रॉस b सिर्फ a और b के परपेंडिकुलर नहीं होता, x के साथ भी a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसीलिए a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू x वेक्टर। ये सिर्फ a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, ये x वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दो वेक्टर से बनने वाले प्लेन के हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, उनके प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उनके प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। और सेकंड पार्ट में आप ये भी देख सकते हो कि इफ कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ अ वेक्टर x इज perpendicular to a cross b, then कोई वेक्टर x है जो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है, then x lies in the plane of a and b। कोई भी वेक्टर जो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा a और b से बनने वाले प्लेन में होगा। a क्रॉस b का के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा वो हमेशा a और b से बनने वाले प्लेन में होगा, ठीक है, वो हमेशा उन a और b से बनने वाले प्लेन में होगा। तो अगर x a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है तो a और b से बनने वाले प्लेन में होगा, ठीक है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब इसके प्रूफ के लिए आपको थोड़ा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, आगे देखेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है। तो ये तो बात हो गई, और इसीलिए आप कह सकते हो देयरफॉर अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both a एंड b, दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर होगा, वो कैसा होगा, इज प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मॉड ऑफ a क्रॉस b से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एन कैप थोड़ी है, एन कैप तो राइट थंब रूल को फॉलो करने वाला एक यूनिट वेक्टर है, उसका एक अपोजिट भी तो होगा, तो इसीलिए प्लस माइनस ये यूनिट वेक्टर कहा जा रहा है, कोई स्पेशल कंडीशन थोड़ी लगाई जा रही है। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b इज प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। और अगर किसी पर्टिकुलर लैम्डा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ पॉइंट कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा, a vector of magnitude lambda
which is perpendicular to both A and B, या plane made by A and B is plus minus lambda into A cross B upon mod of A cross B। ये तो आप जानते ही हो कि ये डायरेक्शन देता है, लैम्डा मैग्नीट्यूड देता है, यूनिट वेक्टर होता तो लैम्डा बराबर 1 होता। तो इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले हो गए। सेकेंड पॉइंट में मॉड क्यों आया? सेकेंड पॉइंट में मॉड इसलिए आया था क्योंकि वो स्केलर बनाना था। बताया तो था, सेकेंड पॉइंट आपको यही तो बताया था ना, 0 इज लेस देन मॉड ऑफ A क्रॉस B लेस देन इक्वल टू AB। यहाँ पे मॉड इसलिए आया क्योंकि अगर मॉड नहीं आता, अगर ऐसे लिखते तो ये बिल्कुल ही गलत बात होती। क्यों गलत बात होती? क्योंकि A क्रॉस B इज अ वेक्टर। वेक्टर को स्केलर से कंपेयर कैसे करोगे? दो वेक्टर में डायरेक्शन को बड़ा छोटा कैसे दिखा पाओगे, है ना? तो इसी कारण से सेकंड पॉइंट में मॉड आया था। वेक्टर में आप बड़ा छोटा नहीं दिखा सकते ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बड़ा छोटा दिखा सकते हो, और मैग्नीट्यूड मॉड से आता है, इसीलिए सेकंड पॉइंट में मॉड आया था। है ना? ओके बच्चों, तो ये मिटा दूं पूरा, ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक फॉर्मूले हो गए, जो सब आपने पढ़ रखा होगा, 11th-12th की चीजें हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या अदिश त्रिक गुणन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या अदिश त्रिक गुणन। चलो टाइम हो गया, कोई नहीं, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दो चीज़ें रह गई हैं छोटी छोटी, तो इनको हम लोग कल कंप्लीट करके फिर कल से हम लोग जो सिलेबस में जो वेक्टर का पार्ट है, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो इनको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, है ना? जो सिलेबस का पार्ट है उसे कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।